हेलो। आज से हम जो है इंडियन पॉलिटी की पूरे इंडियन पॉलिटी को जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और ये भारत में होने वाली सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन लाइक यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बीपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, जहाँ भी पॉलिटी मतलब जीएस आता है, जीएस में पॉलिटी के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वहाँ पे ये चीज़ें जो मैं बताऊँगा यहाँ पे इंडियन पॉलिटी उससे पूरी रिलेटेड रहेगी, हर जगह पूछी जाती हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इंडियन पॉलिटी में जो है अगर जो अच्छे राइटर हैं उनकी बात करें, जैसे लक्ष्मीकांत सब जानते हैं, उसके अलावा परीक्षावाड़ी है, डीडी बसु है और बहुत सारी किताबें हैं। तो जितनी भी किताबें हैं, चाहे लूसेंट ले लीजिए आप, चाहे जो भी बुक ले लीजिए, उन सबों का संकलन हम एक जगह पे जो है आपके सामने रखेंगे। इससे बाहर आप कोई भी बुक अपने रेफरेंस के लिए ज़रूर ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है। बुक पढ़ना अलग चीज़ है। कोई भी आपको चाहे यहाँ पे चाहे कहीं भी आप पढ़ते हो वो अलग चीज़ होती है। वो क्या होता है, आपको डायरेक्ट बताया जाता है, चीज़ें कॉन्सेप्ट समझाई जाती है। बट बुक से पढ़ने से कुछ नए वर्ड्स आते हैं। जैसे आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको कुछ नए वर्ड्स लर्न होते हैं, और हिंदी मीडियम के हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ नए नए शब्द आते हैं जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं, तो वो आपको फ़ायदा करता है। तो आप यहाँ पे पढ़िए, और यहाँ के पढ़ने के बाद आपके पास समय नहीं है तो आप बुक न छूइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी चीज़ें यहाँ बताई जाएगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, इधर उधर की फिजूल की चीज़ें नहीं। यहाँ पे एज अ होलिस्टिक पढ़ाई होगी। होलिस्टिक जैसे कि मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ होती है कि मैं जब पढ़ाता हूँ या मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊँगा उसमें मैं रैपिड फायर कुछ न कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता रहूँगा। जो भी चीज़ें आती रहेंगी उससे मैं क्वेश्चन आपके सामने पूछता रहूँगा। तो उससे क्या हुआ कि आपकी एक्टिव लर्निंग रहेगी। ये जरूरी नहीं कि मैंने पॉलिटी पढ़ाया तो पॉलिटी से ही क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ भी पूछ सकता हूँ। और छोटे छोटे टास्क दूंगा, बहुत ही स्मॉल टास्क होंगे जो कि आप विद इन 1 मिनट में, आप 2 मिनट में कवर कर सकते हैं। बट अगर आप कवर करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो उससे आपको जो है बेहतरीन फ़ायदा होगा और आप खुद रियलाइज़ करेंगे। जो मैं टॉपिक यहाँ पे बताऊँगा, जैसे आज 7 तारीख है जो है 2023 जुलाई, तो इसका तुरंत जो है एक क्वेश्चन का जो है 2 मिनट का, 1 मिनट का, चाहे उसमें 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, चाहे जैसे भी रहेंगे, वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। शुरू करते हैं, आपको कैसा लगेगा बताइएगा। और स्टार्टिंग है अभी, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने व्यू पॉइंट को यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई वो यूएसए, अमेरिका में हुई। आप देख रहे हैं यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे 1787 से ही कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना लिया गया और 1789 में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया गया। ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। ये वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, ठीक है। और यहाँ पे मात्र 7 आर्टिकल्स हैं। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं भारत का, हमेशा हम लोग कहते हैं यूएसए डेवलप्ड कंट्री से, तो सोचिए कि वो हम लोग से कितने आगे हैं। जो है उन्होंने इस समय ही जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, हर चीज़ इम्प्लीमेंट कर लिया। तो यहाँ से एक होता है कि नहीं, जब कंपैरिजन आता है, कॉम्पिटिटिवनेस आता है, तो यहाँ एक मेरा प्रश्न है आप लोगों से, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपको पता है तो अच्छी बात है कि 2023 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है। सिर्फ ये नहीं बताना है भारत की ये रैंकिंग है, आपको ये भी बताना है कि पिछले साल से भारत इस बार क्या स्थिति रही। वो अपग्रेड हुआ, डिग्रेड हुआ, उसकी स्थिति में सुधार आया कि और वो नीचे गया। ये मेरा आप लोग से छोटा सा प्रश्न है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया मतलब भारत में पहली बार संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग जो है बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक में की थी,
ठीक है। स्वराज विधेयक ये वही विधेयक है जिसमें जब हम लोग आगे आपका वो पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पे इसी समय की बात है, इसी समय में हुई थी, स्वराज विधेयक में ही। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में जो है स्वराज विधेयक में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की थी। उन्होंने इसमें स्वराज विधेयक में और भी बहुत चीज़ें प्रस्तुत की थी, जैसे लाइक कि फ्रीडम ऑफ थॉट, नियम के विरुद्ध, लॉ के विरुद्ध जो है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने, थॉट एंड एक्सप्रेशन की जो हमें स्वतंत्रता होती है, वो सब इसमें जो है अंग्रेज़ों के समक्ष प्रस्तुत की थी। महात्मा गांधी जी ने 1922 में इन्होंने भी जो है संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की, महात्मा गांधी जी ने 1922 में। ठीक है। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण भारतीयों की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मोतीलाल नेहरू, ये मोतीलाल नेहरू जी ने 10 अगस्त 1928 में जो इन्होंने प्रस्तुत किया जो है, उसको, जो संविधान सभा की डिमांड की, उसको ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की, जिसे जो है ब्लूप्रिंट, ये देख रहे हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पर रेड टिक है, मतलब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ब्लूप्रिंट पूछ देगा कि ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया, तो नेहरू रिपोर्ट को कहा गया। मोतीलाल नेहरू जी ने इसको 1928 में प्रस्तुत किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी रूप से, देखिए ये हिंदी का वर्ड है, प्रभावी रूप से एम.एन. रॉय जी ने 1934 में संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो है डिमांड को हमारे साथ प्रस्तुत किया जो है। अब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात आती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में अपने 2 सेशन में जो है, जो कि इनका हुआ था फैजपुर मीटिंग और जो है कि त्रिपुरी समिट जो इनका हुआ था, तो एक 1936 में फैजपुर मीटिंग हुआ था और 1939 में इनका त्रिपुरी सेशन हुआ था। उन दोनों में संविधान सभा की जो है डिमांड इन्होंने प्रस्तुत की। ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे इसको जो है पॉपुलराइज किया, जो इन्होंने अपनी बात रखी कि एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि वयस्क मताधिकार के तहत जो है संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद अगस्त ऑफर आ गया 1940 में, क्योंकि वर्ल्ड वार शुरू हो गया था 1941 से जो है, और अंग्रेज़ों को डर लगा था। तो उस समय जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो लॉर्ड लिनलिथगो हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है, इन्होंने कब से कब तक जो है भारत के वायसराय रहे हैं। और आप जब इसको चेक करिएगा, या आपको पता है तो अच्छी बात है, तो आप ये भी लिखिएगा कि इनसे पहले कौन वायसराय थे, उनका टाइम पीरियड क्या था, और इनसे बाद में जो वायसराय उनका टाइम पीरियड क्या था। तो ये चीज़, एक वायसराय जब यहाँ पे पढ़ेंगे आप, तो इससे आपका 3 वायसराय कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये लॉर्ड लिनलिथगो, इनसे पहले कौन आया, इनसे बाद कौन आया। ये देखिए ऊपर में मैंने जैसे आपकी अमेरिका की बात की थी, तो यहाँ पे मैंने एक प्रश्न पूछा था, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का 2023 में स्थान जो है वो 40वां है, वो 40वां है, मैंने बता दिया। फिर भी आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो अगस्त ऑफर आ गया। अगस्त ऑफर में इन्होंने क्या कहा कि ये VEC, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या को ये बढ़ाएंगे। ठीक है। इन्होंने 10, मतलब एक लालच था, एक तरह का लालच प्रस्तुत किया भारतीयों के सामने कि ये हमें किसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करें, क्योंकि इंडियंस को जानते थे, इंडियंस बहुत मजबूत होते हैं, हर जगह जाके टिक जाते हैं, अपना वर्चस्व दिखाते हैं। तो ये पूरी सब चीज़ें इसीलिए थी जो है। डोमिनियन स्टेटस, स्वतंत्र उपनिवेश, मतलब क्या, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि जैसे सेल्फ गवर्न एरिया इन ब्रिटिश प्रोविंस, मतलब कि ब्रिटिश एरिया जो था उसमें जो सेल्फ गवर्न, खुद से जो गवर्न होते थे, जहाँ पे अपने सरकार होती थी, उसको जो है डोमिनियन स्टेटस कहते थे। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर, कि ये पावर का हस्तांतरण करेंगे जो है। फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा तो ये हम लोग का संविधान का निर्माण कराएंगे। तो ये इन्होंने जो है अगस्त ऑफर में इस लालच हम लोग के सामने रखा गया, ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिशर्स द्वारा, सॉरी। तो जब अगस्त ऑफर आया, इसका विरोध मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस सबने किया, किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने 1940 में
इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसे कहते हैं हिंदी में, 1940 में गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया। 3 लोग मिले, आचार्य विनोबा भावे, पहले गांधी जी थे, आचार्य विनोबा भावे और ब्रह्मदत्त, ये तीनों लोग मिल करके व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, वो भी फेल हो गया। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। ये देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ये भी फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये उस समय के जो पीएम थे यूके के, वो क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, और 1946 में ये कैबिनेट मिशन आता है आपका। इसके 3 सदस्य होते हैं, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, स्टफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस क्या थे? मेन व्यक्ति जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे। ये क्या थे? चेयरमैन थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यही थे जो है। ठीक है, तो ये मेन व्यक्ति थे। और एवी अलेक्जेंडर स्टफर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। तो आपको मेन मतलब देखिए ना, इसमें ये चीज़ आपको भले ना याद हो, मगर इनका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया चेयरमैन यही थे। और तीनों व्यक्तियों के नाम याद होने चाहिए, एवी अलेक्जेंडर, स्टफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अब इनके द्वारा क्या हुआ कि उस समय के भारत जो है 3 भागों में विभाजित था। 3 भाग कैसे कैसे थे? तो एक था ब्रिटिश प्रोविंस, जिसमें 11 गवर्नर का था एरिया था जो है। जो 11 गवर्नर के एरिया थे, वो टोटल जो इन्होंने सदस्य थे वो 389 सदस्य थे। और ये जो एरिया तीनों डिवाइड था वो 389 कैसे उसको डिवाइड किया गया? वो ऐसे डिवाइड किया गया कि ब्रिटिश प्रोविंस गवर्नर प्रांत जो थे, इसमें 11 गवर्नर थे जो है, वो 292, देखिए 292 एरिया यहाँ पे दिया गया। उसके बाद जो है 4 एरिया, 4 जो थे ABCD, मैंने मार्किंग करके रखी है। ये एरिया अजमेर बाड़मेर, ये AJME अजमेर बाड़मेर। ठीक है, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। तो ये जो 4 एरिया थे, ये मुख्य आयुक्त जो चीफ कमिश्नर जो बोलते हैं, चीफ कमिश्नर एरिया थे। ठीक है, और देसी रियासतें जो रीजनल प्रिंसली स्टेट थे वो थे कितने? 93। तो आपको यहाँ पे क्या याद कर रखना है कि ये 389 मेन डाटा याद रखना है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया था। जो मेन यहाँ पे भाग थे वो ब्रिटिश प्रोविंस 292 और ये 4 चीफ कमिश्नर एरिया। 93 जो प्रिंसली स्टेट थे, ये जब आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी, इसमें ज़्यादा मतलब इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया नहीं था। ठीक है, अब इसका जो 292 ये जो थे जो है, ये कैसे डिवाइड हुए थे? तो ये मुस्लिम, सिख और जनरल मतलब मुस्लिम सिख को छोड़ के जितने भी कॉस्ट बचते हैं वो जनरल में चले गए थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो चुनाव होना था, चुनाव 292, देखिए चुनाव जो हुआ वो 292, ये जो 292 है प्लस ये 4 एरिया 296, इन्हीं पे चुनाव हुआ। क्योंकि ब्रिटिश ये जो प्रिंसली स्टेट थे, ये यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ। अब 296 जो सीट थी उस पर जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 208 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, कांग्रेस मेजॉरिटी में 208 सीट्स को प्राप्त किया। मुस्लिम लीग एल लीग, ठीक है, ने 73 सीट्स ऑक्यूपाई की और अदर्स को 15 सीट मिली। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया पूरा डिटेल। इसके बाद जो है, जो अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे मेन ध्यान देना है कि 389 सीट्स थी, 389 में सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें जो है ब्रिटिश प्रोविंस को 292 और फिर 4 अजमेर बाड़मेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये ABCD, बहुत ईजी ABCD याद कर लिया, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। और कांग्रेस को 208 सीटें मिली, जो कि मेजॉरिटी था जो है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो सबसे मैंने नीचे लिखा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये पार्शली इलेक्टेड पार्शली नॉमिनेटेड थी जो है। मतलब ये ऑप्शन दे देगा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का थी जो है कैसी थी, तो भाई पार्शली इलेक्टेड एक ऑप्शन होगा आपके सामने, पार्शली इलेक्टेड पार्शली नॉमिनेटेड। ठीक है, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत, जिसको हिंदी में कहते हैं आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। ठीक है, तो ये था पूरा स्ट्रक्चर। आज की वीडियो को मैं इतना ही तक रोकता हूँ।
और हाँ, आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो से जो है, नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा इतना जितना है बताया इसी में से छोटे छोटे क्वेश्चन 2 3 4 5 मैं फ्रेम करके आपके सामने डायरेक्ट ऐसे लिखूँगा। आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। और जैसा मेरा तरीका है, रैपिड फायर में क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, तो एक लास्ट में ज़्यादा जाने से पहले एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूँ कि अभी जैसा 2000 की नोट को सरकार ने बैन किया है, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि 2000 की नोट जो बैन हुई है उस पर किस चीज़ का जो है सिंबल है। किसी चित्र बना होता है, जैसे मंगलयान बने होते हैं, रानी की वाव का चित्र बने होते हैं, 50 रुपये में अलग बने होते हैं, 100 रुपये में अलग बने हैं। तो उसी तरह से 2000 की नोट जो बंद हुई है उसके पीछे जो है किस चीज़ का चित्र बना हुआ है। रेड फोर्ट बने होते हैं। तो ये मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है। अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आई हो बातें, और ये तो पहली क्लास थी, आगे बहुत ही और भी डिटेल और भी होलिस्टिक वे से सब चीज़ें आएंगी आपके सामने। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।